ओके, कल हमने किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज भी हम एवरेज ही कर रहे हैं, लेकिन वी आर डूइंग वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कब यूज किए जाते हैं? एनीबडी? मैम जब हमारे प्रॉफिट्स या तो इंक्रीज होते जा रहे हो, जब हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हों लगातार कुछ सालों से, तो हम कौन सा यूज करते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट, आई एम जस्ट आस्किंग कि हम वेट कैसे देते हैं। मान लीजिए आपके प्रॉफिट्स हैं 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। सपोज आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं 2 लाख, टू, 3, 4, 480 एंड 6 आपको इस तरीके से प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, और मैंने आपसे कहा कि आप वेट्स दीजिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 2 चीजें लिख रही हूँ, आप मुझे बताओगे दोनों में से करेक्ट कौन सा है? यस, पहले वाले वेट्स करेक्ट हैं या दूसरे वाले? पहले वाले मैम। रीजन? मैम जैसे जैसे प्रॉफिट इंक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे वेटेज ज्यादा होती चली जाएगी ना उसकी। वैसे वैसे उसकी वेटेज ज्यादा हो जाएगी मैम। उसकी वेटेज ज्यादा होती जाएगी? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। और क्या रीजन हो सकता है? यस, एनीवन? Any response? ओके, यस और नो तो कर दिया करो कम से कम। हमने 2006 को दिया 1, 16 को, 17 को दिया 2, 18 को दिया 3, 19 को दिया 4 और 20 को दिया 5। नॉट बिकॉज कि 20 का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, ये रीजन नहीं है। रीजन क्या है कि जो 2020 है, इट इज, हम ये कह रहे हैं कि रीसेंट है, करंट है। अभी तो अब जैसे अब 2021 चल रहा है, मैंने डाटा 2020 तक लिया है। तो अगर मैं 2021 की बात करूं, तो इसके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस जो होंगे वो कौन से ईयर के होंगे? 2020 के। उससे कम रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस होंगे 2019 के, उससे कम होंगे 18 के, फिर 17 के, फिर 16 के। यानी कि जितना हमारा करंट ईयर के पास ईयर होता है वो हमारे प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को रिप्रेजेंट करता है, और जितना हम प्रेजेंट सिनेरियो को रिप्रेजेंट करेंगे उसकी उतनी वेटेज ज्यादा होगी। कई बार आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट्स इस तरह से दे देते हैं 20, 19, 18, 17, 16, और स्टूडेंट्स को आदत है 1, 2, 3, 4, 5 देने की, और वो इस तरह से वेट्स दे देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रॉफिट्स दिए हैं तो आप वेट्स भी रिवर्स ऑर्डर में देंगे, क्योंकि करंट ईयर इज मोर रेलेवेंट टू द प्रेजेंट सिचुएशन। समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. So let us do a question. I'm taking the illustration number 2. P Limited proposed to purchase the business carried on by C. Goodwill for the purpose of is agreed to be valued at 3 years purchase. हमको 3 years purchase पर goodwill को evaluate करना है, और निकालना कैसे है? Weighted average profits of the past 4 years on the basis of weighted average profits, और हमें weights दे रखे हैं 1, 2, 3 and 4। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर। ईयर हमें दिया हुआ है 2011, 12, देन 12,
13, 13, 14, 14 and 15। पहले साल के प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं, इट इज 20,200, 12-13 के हैं 24,800, 13-14 के हैं 20,000, 14-15 के गिवन हैं 30,000। Now you are given with some adjustments. First is on 1st December 2013, a major repair was made in respect of the plant incurring rupees 6,000, which amount was charged to the revenue. जब भी हम कोई मेजर रिपेयर कर रहे हैं, ये कैपिटल नेचर की होती है। हमने कैपिटल नेचर की रिपेयर को किस में डाल दिया? रेवेन्यू में डाल दिया। और रेवेन्यू में डालने से हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो गए, तो उन प्रॉफिट्स को हमें 6,000 से बढ़ाना पड़ेगा। 6,000 से बढ़ाने के लिए हमें वो प्रॉफिट्स जो हैं वहां पर जो जिस ईयर में भी ये हुआ है वहां पर हमें ये ऐड करने पड़ेंगे। तो आप देखिए कितने थे हमारे पास, कौन से ईयर में ये हमने किया है? 1 दिसंबर 2013। तो 1 दिसंबर 2013 हमारा 13-14 में आएगा, ठीक है। तो 13-14 में हमने क्या 13-14 में हमने क्या किया? हमने अपने प्रॉफिट्स जो थे क्या किया, उनको मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट विच वॉज चार्ज टू द रेवेन्यू, हमने रेवेन्यू में चार्ज कर लिया। द सेट सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वो कह रहे हैं कि हमने इस अमाउंट को अब कैपिटलाइज करना है, और कैपिटलाइज करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें से डेप्रिसिएशन काटना है, यानी कि डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। तो अब आप क्या करें, सबसे पहले जो ये आपने किया है 6,000 रुपीज का रेवेन्यू, इसको वापस ऐड कर देंगे। तो कौन से प्रॉफिट्स में ऐड करोगे? गाने वाला हूं मैं, गाने का रिमोट दे। 13-14 वाले में मैम। यस, 13-14 वाले में आप 6,000 ऐड कर देंगे। अब इसके बाद आपने इसी साल ये वाले तो हमने जो माइनस किया था वो तो ऐड कर दिया, लेकिन जो चीज माइनस करनी चाहिए थी वो था इसका डेप्रिसिएशन, जो हमने माइनस नहीं किया, और वो माइनस होना चाहिए तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने ये किया था 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को हमने 6,000 की जो ये रिपेयर करवाई थी उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो कितना लगेगा? 600 पर एनम है, और दिसंबर में लगा तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का हो गया। 600 इंटू 4/12, 200 हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। 6,000 का हमने यहाँ से जो भी असेट लिया था हमने उसको कैपिटलाइज कर लिया, उसमें से 200 का हमारा डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। अब हमने नेक्स्ट ईयर 14-15 में फिर से डेप्रिसिएशन लगाना है। जब 14-15 में फिर से डेप्रिसिएशन लगाना है तो इस 6,000 की रिड्यूस्ड वैल्यू हो गई 5,800, और 5,800 का 10% हमने फिर से डेप्रिशिएट करना है, तो दैट कम्स टू 580, and we will reduce 580 in the year 2014 and 15. Got it? Yes ma'am. जो भी आपने डेप्रिसिएशन 13-14 में लगाया वो माइनस करेंगे, उसके बाद हम 14-15 में से भी नेक्स्ट ईयर उसका जो डेप्रिसिएशन बनता है वो माइनस कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको दे रखी है, closing inventory for the year 2012-13 was overvalued by 2,400. Closing inventory of 12-13, 12-13, क्लोजिंग स्टॉक हमारा जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में इधर आप लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक इधर जितना बढ़ता जाएगा, यहाँ से जब चीज़ें माइनस होंगी तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक 12-13 का अगर हमने 2,400 से बढ़ा रखा है तो ये प्रॉफिट भी 2,400 से बढ़ गए,
इनको कम कर दो। और जो 12-13 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 13-14 का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक डेबिट की आइटम है, ये जितनी ज्यादा होती जाएगी उतने हमारे प्रॉफिट्स कम होते जाएंगे, क्योंकि घटाने वाली चीजें जब बढ़ रही हैं तो प्रॉफिट घटेगा उससे। तो इसका मतलब ये है कि 13-14 का प्रॉफिट 2400 रुपए से गिरा हुआ है, उसको 2400 रुपए से बढ़ा देंगे। समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ओके। देन है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। कि एनुअल चार्ज को मेंटेन करने के लिए हमें मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए हमें एनुअल चार्ज देना पड़ेगा 4800, और वो हमें हर साल देना है। तो हर साल 4800 देना है। तो जब भी हम वेटेड एवरेज यूज करते हैं तो आई रिकमेंड कि हम एवरेज में से एक बार ना माइनस करके या ऐड करके हर बार उस ट्रांजैक्शन को करें। कल मैंने आपको बताया था कि जो चीज बार बार हर साल के प्रॉफिट में से हो रही है उसको आप एक बार भी कर सकते हैं एवरेज में से निकाल के, और आप बार बार भी कर सकते हैं। तो जब वेटेड एवरेज हो तो आई रिकमेंड कि आप उसको बार बार करें। अब ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ओके, 11-12 के एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए हमारे पास। 20,200 माइनस 4,800 दैट कम्स टू 15,400। ये प्रॉफिट्स आ गए हमारे पास 17,600। इसके प्रॉफिट्स आ गए हमारे पास 25,400, और ये आ गया हमारे पास 24,620। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है? ये जो हमारे प्रॉफिट्स आए हैं, मैं दोबारा से लिख रही हूँ यहाँ पे, 15,400, 17,600, 25,400 और 24,620। हमें इनके वेट्स दिए हुए हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब हम यहाँ पर इनका निकालेंगे प्रोडक्ट, यानी कि 15,400 इंटू 1, ये आ गया 15,400, देन 35,200, then it comes 70,200, then 98,480। हाँ जी मैम, थर्ड ईयर के जो प्रॉफिट है वो 23,400 बनते हैं, आपने 25,400 लिखे हैं। ओके, 13-14 वाले मैम। ठीक है जी। अब इसके बाद इनका टोटल कर देंगे हम, ये आ गया 219,280। ये हमारे पास क्या आ गए? हमारे टोटल प्रॉफिट्स यानी कि प्रोडक्ट्स। अब इसको हमने निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स हमारे निकलेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, और टोटल ऑफ वेट्स कितना है? 10। तो ये हमारे पास आ गया 21928। अब हमने निकालनी है गुडविल, और वो हमें दिया हुआ था कि किस बेस पे निकालनी है? 3 ईयर परचेज। तो वेटेड प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, जो कि कितने दिए हुए हैं? 3 इयर्स। 21928 इंटू 3, तो ये आपके पास आ गया 65784 योर अमाउंट ऑफ गुडविल। समझ में आया? यस मैम। यस। सो अभी आपने पहला मेथड किया गुडविल का, वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है आपका वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री के अंदर 2 फर्म्स हैं, एक ए और एक बी। ए फर्म और बी फर्म की कैपिटल सेम है, ठीक है, सेम कैपिटल है, और ए जो है वो पहले से काम कर रही है और बी जो है वो नई फर्म है, और ए के जो प्रॉफिट्स हैं मान लीजिए वो उतनी ही कैपिटल लगा के 1 लाख रुपए हैं, और बी के जो हैं वो उतनी कैपिटल लगा के 80,000 के हैं। तो इसका मतलब कैपिटल तो दोनों की सेम है,
लेकिन ये 1 लाख रुपए कमा रहा है और ये कितने कमा रहा है? 80,000। ये इससे कितने एक्स्ट्रा कमा रहा है? 20,000। तो ये जो वो एक्स्ट्रा कमा रहा है ये इसके क्या हैं? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट्स। और ये सुपर प्रॉफिट्स वो कितने सालों तक एक एज पे रहेगा, उसे हम फिर से वही कहते हैं नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, और इनको मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आती है वो उसकी क्या कहलाती है? गुडविल। तो इसका मतलब इसको निकालने के लिए हमें किन स्टेप्स में काम करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें देखने होंगे हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स जो हमने पिछले मेथड में निकाले, सेम वही चीज, एक्चुअल एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स कह लीजिए आप, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स कह लीजिए, वही हैं जो हमने पिछले मेथड में निकाले, बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे। दूसरी जो चीज आपने इसके अंदर निकालनी होती है वो होती है नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है और इतनी कैपिटल लगा के आज की डेट में कोई भी इतना तो कमा ही लेगा, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो उसे जो अमाउंट आती है वो हमारी कहलाती है नॉर्मल प्रॉफिट्स। यानी कि अगर मैं कहूं कि 10 लाख रुपए लगाकर 8% कोई भी कमा लेगा तो 80,000 हो गया, कि 80,000 तो आज की डेट में 10 लाख रुपए लगा के कोई भी कमा लेगा, तो उसको हमने नाम दिया नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स जो हमने पिछले मेथड में किए कि हम किस तरह से नॉर्मल एबनॉर्मल सारी एडजस्टमेंट्स करके जो निकालते हैं, मान लीजिए वो हैं हमारे 1 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सुपर प्रॉफिट्स कितने हो गए? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, दैट इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 80,000, दैट इज इक्वल टू 20,000। अब ये हमारे जो सुपर प्रॉफिट्स हैं इनके बेस पे हमें निकालनी है गुडविल, दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। लेट अस टेक कि वो हमें 3 दिया हुआ है, तो हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी? 60,000। समझ में आया? यस मैम। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि हो सकता है आपको ये कैपिटल इन्वेस्टेड जो है वो गिवन ना हो। अगर तो कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है तो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, एवरेज प्रॉफिट्स निकाले, कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है उससे नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाले, डिफरेंस निकाला, सुपर प्रॉफिट्स आ गए, और गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इट्स नॉट दैट सिंपल, आपको कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं दी होती है। तो जब कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं दी होती है तो हमें क्या निकालना पड़ता है? हमें निकालना पड़ता है कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं हम उसको, कि हमें कैलकुलेट करनी है कि कैपिटल कितनी लगी हुई है बिजनेस में, विच इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जो कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट है इसके 3 पार्ट हो। फर्स्ट इज नोन एज ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, second is known as net capital employed, and third is known as average capital employed. So let us talk about these 3 capital employed: gross, net and average. So first of all, let us understand what is gross capital employed. और ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो सबसे पहले हमें निकालनी होती है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, और ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स as well as current assets, इनका टोटल। और ये कौन सी वैल्यू पे? करंट वैल्यू, जो इनकी आज की वैल्यू होगी उसके ऊपर हम इनको
इवैल्यूएट करके वो लेते हैं, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स में से उनका डेप्रिसिएशन लेस करके या करंट एसेट्स की जो भी वैल्यू दे रखी है हमें, ये एसेट्स को जब हम ऐड कर देते हैं इनको हम बोलते हैं ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अंदर हमने क्या क्या नहीं लेना है वो आपको ध्यान रखना है। नॉट टू बी एडेड, क्या क्या नहीं लेना। नंबर 1, गुडविल। हम गुडविल की कैलकुलेशन के लिए नहीं लेते हैं क्योंकि उसे तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं, तो जो उसकी बुक वैल्यू दे रखी है उसे हम इग्नोर करते हैं। दूसरा, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। अगर हमने बिजनेस के बाहर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वो भी हम नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारी बिजनेस की गुडविल को नहीं बताता है, वो हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट है जो हमने बाहर पैसा कमाने के लिए कर रखी है, उसको हम गुडविल इवैल्यूएशन में नहीं लेते हैं। और तीसरा, फिक्टिशियस एसेट्स। जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको भी नहीं लिया जाता, लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, गुडविल तो हमने पहले ही बोल दिया। जितने भी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ है, कोई भी ऐसे खर्चे होंगे जो फिक्टिशियस एसेट्स के फॉर्म में दे रखे हैं वो हमने नहीं लेने हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? इट इज द टोटल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, जिसके अंदर हमने क्या क्या नहीं लिया? गुडविल नहीं लिया, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट नहीं ली और फिक्टिशियस एसेट्स नहीं ली। ठीक है। सेकेंड नंबर पे हम कैलकुलेट करते हैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद आपको निकालनी है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। जो भी पैसा हमने आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करना है तो उसे हम माइनस कर देंगे। इसके अंदर आपके क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल्स हैं, डिबेंचर्स हैं, लोन्स हैं, जो भी हमने आउटसाइड पार्टीज को पे करना है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। सो इट्स नॉट ओनली करंट लायबिलिटीज, इट्स करंट एज वेल एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड में से जब हम आउटसाइड पार्टीज को पे करने वाली पेमेंट्स को माइनस करते हैं तो जो हमारे पास निकल के आता है वो है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम बात करते हैं तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल की एवरेज, तो इसे हम कहेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन ये हम कब निकाल सकते हैं? जब हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल भी दे रखी हो और हमें क्लोजिंग कैपिटल भी दे रखी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कितना पैसा स्टार्टिंग में लगाया और कितना साल के एंड में लगा हुआ है और उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया कि एवरेजली इतना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी थी, उस बैलेंस शीट से हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट से हमने ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली, उस ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड से हमने नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली और उसी से हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। इसका मतलब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको? पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल divided by 2. Let us take for an example कि आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 2 लाख, ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल है आपकी 2,50,000। तो आपकी एवरेज कितनी आ जाएगी? 2 लाख प्लस 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 2,25,000। ये आपकी एवरेज कैपिटल आ गई। अब मैंने आपसे कहा कि आपको दे रखी है सिर्फ और सिर्फ नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल अगर दे रखी होगी
तो हम कैसे करेंगे? अब आप देखिए कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने साल में 50,000 का प्रॉफिट कमाया, 2 लाख रुपए हमने लगाए, 2 लाख रुपए लगा के हमने 50,000 रुपए कमाए और उसके बाद साल में हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी 2.5 लाख। हम ये मानकर चलते हैं कि हम ये प्रॉफिट 50,000 पूरे 12 महीने में कमाए हैं, एक दिन में तो कमाए नहीं, इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर, सारा साल हम कमाते रहे। तो अगर हम सारा साल कमाते रहे तो इसका मतलब है कि हमने कुछ पहले महीने कमाया, उसको भी वापस एम्प्लॉय कर दिया बिजनेस में, फिर दूसरे महीने कमाया, उसको भी वापस बिजनेस में लगा दिया, तीसरे महीने लगाया, उसको भी वापस बिजनेस में लगा दिया। तो इसका मतलब बिजनेस में 2 लाख रुपए तो नहीं लगे रहे सारा साल, पैसे तो ज्यादा लगे रहे, लेकिन हमने क्या किया, हमने जो प्रॉफिट आया वो सारा का सारा हमने किस में डाल रखा है, क्लोजिंग कैपिटल में। और ओपनिंग कैपिटल जिसकी वजह से हमने ये कमाए उसमें क्या प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हमने सारा का सारा हिस्सा किसको दे दिया, क्लोजिंग कैपिटल को, तो इसमें से आधा निकाल देते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आप देखिए क्लोजिंग कैपिटल थी मेरे पास 2,50,000, माइनस कर दूं मैं करंट ईयर के प्रॉफिट का आधा, 25,000 रुपए माइनस कर दूं तो मेरी एवरेज कैपिटल कितनी आ जाएगी, 2,25,000। यही थी मेरी एवरेज कैपिटल। क्यों? क्योंकि मैंने ये माना कि मैंने ये 50,000 पूरे साल में कमाया था और जितना कमाते रहे, मान लो पहले महीने आपने 5,000 कमाया तो आपने 2,05,000 एम्प्लॉय कर दिया, फिर आपने 15 कमाया तो आपने 2,20 एम्प्लॉय कर दिया। तो सारा साल बिजनेस में पैसा कितना लगा रहा, तो ऑन एन एवरेज मैंने देखा कि मेरा कितना लगा रहा, 2,25,000। और यही मुझे अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी हो तो मुझे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को बोल दे तो मैं क्या करूं, ओपनिंग कैपिटल प्लस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्यों? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं है तो आधा ऐड कर देंगे, क्लोजिंग में सारा का सारा शामिल है तो आधा माइनस कर देंगे। तो मैंने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल 2 लाख प्लस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट दैट इज 25,000, तो मेरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 2,25,000। तो कैसे निकालते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखी हैं तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, क्लोजिंग दे रखी है तो क्लोजिंग माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ओपनिंग दे रखी है तो ओपनिंग प्लस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। So let us now understand it with the help of an example. From the following particulars of X Limited, you are required to calculate goodwill on 5 years purchase. So first of all, you are given with the balance sheet, जिसमें आपको equity share capital, preference share capital, reserves and surplus, workman compensation fund, debentures और trade payables दिए हुए हैं. Then you are given with land and building, depreciation, plant, goodwill, investment in government securities, investment for plant replacement, current assets and share issue expenses. Assume 10% normal rate of return on average capital employed. Current year's profit before payment of taxation was rupees 1,40,000. Assume taxation 50%. तो सबसे पहले हमें निकालनी है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके लिए मैंने आपको बताया कि हमें असेट्स लेनी है। तो असेट्स में आप देखो, आपको सबसे पहले दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास 3 लाख माइनस 40,000 का डेप्रिसिएशन है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2,60,000। प्लांट दिया हुआ है आपको, इट इज गिवन टू यू 2 लाख और जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है 30,000, तो प्लांट की वैल्यू आ गई आपके पास 1,70,000। देन नेक्स्ट दिया हुआ है गुडविल, जो आपको लेना नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं लेनी क्योंकि इन्वेस्टमेंट आउटसाइड है।
देन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट रिप्लेसमेंट, क्योंकि ये इनसाइड द बिजनेस है तो ये हम लेंगे, इट इज 40,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, वो फिक्टिशियस असेट्स हैं तो वो भी नहीं लेंगे हम। करंट असेट्स दी हुई हैं आपको 2,60,000 की। टोटल असेट्स आ गई आपके पास ऐड करके, इट कम्स टू 7,30,000। अब आपको इसमें से माइनस करनी है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में आपको कैपिटल दी हुई है, रिजर्व्स दिए हुए हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है। तो हमारे पास आउटसाइड लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं? एक डिबेंचर्स और दूसरे ट्रेड पेबल्स। तो माइनस कर दीजिए इसमें से डिबेंचर्स। डिबेंचर्स हैं आपके 80,000 के और ट्रेड पेबल्स हैं आपके पास 1,20,000 के। ये माइनस करने के बाद आपके पास आ गया, इट इज 5,30,000। ये जो आई आपके पास, ये है आपकी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें से आपको माइनस करना है हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रॉफिट है 1,40,000 का, 50% का टैक्स है तो 70,000 टैक्स हो गया। तो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने हो गए? 70,000। इसका हाफ दैट इज 35,000 यहां से माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4,95,000। सो योर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कम्स टू 4,95,000। अब हमें निकालने हैं सुपर प्रॉफिट्स। आपको दिए हुए थे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स दैट इज 1,40,000। टैक्स दिया हुआ था 50%, तो 70,000 माइनस हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गए आपके 70,000। ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट्स जो कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड पर निकालेंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है 10%, तो 4,95,000 का 10% दैट इज 49,500। सो सुपर प्रॉफिट्स कितने आ गए आपके? 20,500। नाउ गुडविल के बारे में आपको दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज दैट इज गिवन टू यू 5, तो 20,500 इंटू 5, तो आपकी गुडविल आ गई 1,02,500। ओके।